हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। और बायोकेमिस्ट्री में आज इसका हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसकी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टर्म से संबंधित आज हम जिन टॉपिक्स पर बातें करने जा रहे हैं, यानी बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के संदर्भ में, तो वो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है आपका इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे हम। और जो सेकंड जो टर्म है आपका इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, वो है आपका इसका हिस्ट्री, यानी इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और जो थर्ड है वो इसका है स्कोप। तो फर्स्ट इसके हम डेफिनेशन, हिस्ट्री और स्कोप के बारे में जानने वाले हैं। अब हिस्ट्री मीन्स यानी बायोकेमिस्ट्री में किन किन साइंटिस्ट का टाइम टू टाइम क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस कैसे शुरुआत हुई बायोकेमिस्ट्री की, और सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया। इसके साथ साथ टाइम लाइन वाइज जो है हम जानेंगे कि किस किस साइंटिस्ट का किस किस तरीके से जो है क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो हिस्ट्री है हमारा। और स्कोप के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का अन्य साइंस की ब्रांचेज से इसका क्या कोरिलेशन है और क्या कंट्रीब्यूशन है बायोकेमिस्ट्री का अन्य साइंस से संबंधित। ठीक है, या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमें बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिलती हैं, तो हम जानेंगे इसकी स्कोप के बारे में। ठीक है, आइए वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे इसके डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री जो टर्म है, ये जो डिराइव किया गया है, बायो मीन्स आपका लाइफ, मीन्स आपका लिविंग बींग्स समझ सकते हैं, और केमिस्ट्री। तो अगर इसको हम सामान्य यानी सरल भाषा में समझना चाहें, तो जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, सजीवों के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो उनके रासायनिक संगठन होते हैं, तो उनके रासायनिक संगठनों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं, चूँकि बायोकेमिस्ट्री को हम समझ सकते हैं, यानी इसको हम ब्रांच मान सकते हैं। ये बायोलॉजी की भी एक ब्रांच मान सकते हैं इसको, और इसको हम केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच मान सकते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आपका बायोलॉजी की भी ब्रांच है और आपका केमिस्ट्री की भी ब्रांच है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री मीन्स आपका यानी सजीवों के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके जो रासायनिक संगठन होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। ये एकदम सरल सी भाषा है। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री को अगर देखें तो बायोकेमिस्ट्री जो टर्म है, बायोकेमिस्ट्री एक इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, एक अंग्रेजी का एक शब्द है। तो इंग्लिश जो डिक्शनरी है, यानी अंग्रेजी के शब्दकोश में इसको सबसे पहले 1848 यानी 1848 में इसे रिकॉर्डेड किया गया। 1848 में इसे जो है उसके शब्दकोश में जो है एक प्रकार से जो है फिलअप किया गया। ठीक है, यानी सबसे पहले जो बायोकेमिस्ट्री जो टर्म है, बायोकेमिस्ट्री टर्म को इंग्लिश में यानी जो इंग्लिश की जो डिक्शनरी है, या यानी जो अंग्रेजी का जो शब्दकोश है, उसमें शामिल किया गया इसे 1848 में। लेकिन उस समय उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था कि आखिर बायोकेमिस्ट्री मीन्स होता क्या है। फिर उसके बाद जर्मन केमिस्ट, एक जर्मनी के एक रसायनज्ञ थे, इनका नाम है कार्ल न्यूबर्ग, या इनका पूरा नाम है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। इन्होंने जो है 1903 में 1903 में बायोकेमिस्ट्री को एक न्यू सब्जेक्ट के रूप में, एक न्यू डिसिप्लिन के रूप में सबसे पहले क्वाइन किया था। सबसे पहले इसके बारे में बताया था। जर्मन के एक केमिस्ट, यानी जर्मन के एक रसायनज्ञ कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने सबसे पहले 1903 में इसे एक न्यू डिसिप्लिन के रूप में, एक न्यू सब्जेक्ट के रूप में क्वाइन किया था, और वो सन था आपका 1903। फिर आगे बात करें तो बायोकेमिस्ट्री जो है आपका, बायोकेमिस्ट्री इज केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों के अंदर जो रासायनिक प्रक्रम चलते रहते हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसे ही बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंड इट्स हिस्ट्री इवॉल्व द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ लाइफ। और इसकी हिस्ट्री को देखें, और इसकी हिस्ट्री को जैसे जैसे हम डिस्कवर करते जाते हैं, जैसे इसकी हिस्ट्री को हम समझते जाते हैं, तो हमें जो है जीवों की जो है जटिल संगठन की जानकारी होती है। हमें जीवों की कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरीके से जो लिविंग बींग्स हैं, सजीव हैं, उनमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स किस किस तरीके से जो है एक प्रकार से कंपोजिट हैं, किस किस तरीके से संयोजित हैं, इसकी हमें जानकारी हो पाती है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड दिस स्टडी ऑफ द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉलिकुलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री जो है आणविक जीव विज्ञान कह सकते हैं, या मॉलिकुलर बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा निकट संबंधी होती है। और दिस स्टडी ऑफ द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना। हम बात करें मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वो आपका मॉलिकुलर मैकेनिज्म की जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। या कह सकते हैं कि जो सजीवों में जो बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल फिनोमेना चलती रहती हैं, जो सजीव में जो जैविक प्रक्रियाएँ घटित होती रहती हैं, उनका तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म क्या होता है, उनका आणविक क्रियाविधि क्या होती है, इसे हम इसका स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको अगर सिंपल वे से समझना चाहें, अगर सरल तरीके से समझना चाहें, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी जो जैविक अणु होते हैं, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी जैविक अणुओं का मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म क्या होता है, यानी उनका आणविक क्रियाविधि किस तरीके से होती है, इसी का अध्ययन करते हैं। और मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म को हम अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंतर्गत बहुत विभिन्न प्रकार की जो जैविक प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसे हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड आपका एक प्रकार का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से एक प्रकार का जैविक अणु है। तो न्यूक्लिक एसिड को हम किस तरीके से समझेंगे, न्यूक्लिक एसिड में हम आपका जानेंगे कि किस तरीके से डीएनए का सिंथेसिस होता है, किस तरीके से आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो डीएनए और आरएनए का जो सिंथेसिस है, यानी जो बायोलॉजिकल जो फिनोमेना हो रही है, जो जैविक प्रक्रियाएँ घटित हो रही हैं, तो डीएनए सिंथेसिस मीन्स आपका डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस मीन्स आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो विभिन्न प्रकार की जो बायोलॉजिकल फिनोमेना होती हैं, उनके अंतर्गत हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझ पाते हैं, जो आणविक क्रियाविधि को हम समझ पाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइमलाइन की। जो बायोकेमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है, उसको हम टाइमलाइन समझते हैं, यानी उसको हम वन बाय वन करके हम इसको आसानी से समझते चलते हैं। तो बात करें सबसे पहले हम 1828 में, यानी 1828 की बात करें। 1828 में एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर ने एक पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने एक प्रपत्र के माध्यम से प्रपत्र का प्रकाशन किया, और उस पेपर की पब्लिकेशंस में इन्होंने यूरिया की सिंथेसिस यानी यूरिया के संश्लेषण का एक्सप्लेनेशन किया था। यूरिया के संश्लेषण के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने बताया था, उन्होंने उस पेपर में जो पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने उसमें ये बताया था कि जो यूरिया एक प्रकार का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको हम एक इनऑर्गेनिक सोर्स से यानी एक अकार्बनिक माध्यम से भी उसे हम एक प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसका संश्लेषण किया जा सकता है। तो फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में एक पेपर को पब्लिश करके यूरिया के संश्लेषण की जानकारी दी, और बताया कि यूरिया का संश्लेषण, यूरिया जो एक आपका कार्बनिक पदार्थ है, उसे हम इनऑर्गेनिक सोर्स या अकार्बनिक माध्यम से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एडवर्ड वुकनर साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो डेमोंस्ट्रेट किया कि फर्स्ट टाइम ये प्रदर्शित किया कि एक कॉम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक जो जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो एक कह सकते हैं कि वो एक सजीव कोशिका से बाहर भी होती है। इसको थोड़ा समझते हैं। एडवर्ड वुकनर ने बताया था कि एडवर्ड वुकनर contributed the first demonstration of a complex biological process, बायोकेमिकल प्रोसेस। उन्होंने बताया कि एक जो जटिल जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो जो है आपका आउटसाइड ऑफ ए सेल यानी एक कोशिका के बाहर भी हो सकती है। यानी पहला ऐसा माना जाता था कि जो विभिन्न प्रकार की जो जटिल और जैव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, वो कोशिका के अंदर परिघटित होती हैं, लेकिन एडवर्ड विकनर ने बताया कि ऐसा नहीं है। इस प्रकार की क्रियाएँ जो है आपका कोशिका के बाहर भी हो सकती हैं, और इसके लिए उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ईस्ट जो होता है, जो ईस्ट आपका एक प्रकार का फंजाई है, कवक है, उसका जो है सेल एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया था। उसके सेल एक्सट्रैक्ट से एक एंजाइम को प्राप्त किया, और उसे इन्होंने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया, और आउटसाइड ऑफ द सेल इन्होंने किया। इसे कोशिका के बाहर ये प्रक्रिया जो है इन्होंने एक प्रकार से परफॉर्म की। ठीक है, तो इनका ये प्रयास था, या इन्होंने 1896 में एडवर्ड वुकनर ने बताया कि जो विभिन्न प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं, जो जटिल जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो आउटसाइड ऑफ द सेल भी हो सकती हैं, यानी कोशिका के बाहर भी परिघटित हो सकती हैं। इसके लिए इन्होंने ईस्ट की कोशिका से एक एंजाइम को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, और आउटसाइड ऑफ द सेल इन्होंने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया था। ठीक है, समझ गए इनकी इस बात को। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दो साइंटिस्ट थे। इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा। वाटसन और क्रिक का जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी जो इन्होंने डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया था कि डीएनए क्या है, अर्थात किस तरीके से उसकी जो है दो ही आणविक या कह सकते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से, स्पाइरिकल और हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरी की थी वाटसन और क्रिक ने, और ये ईयर था 1953, 1953 का ये वर्ष था। नेक्स्ट आगे बात करें तो डेनियल वोवे साइंटिस्ट थे। उन्होंने इनको नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया इन 1957, 1957 में। और इनको 1957 में नोबेल प्राइज से इसलिए सम्मानित किया गया कि इन्होंने डेवलप किया था, यानी डेवलप किया था एंटीहिस्टामिन
एंटीहिस्टामिन क्या होता है? एंटीहिस्टामिन्स कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं, एक विशेष प्रकार की औषधियाँ होती हैं जो एंटी एलर्जिक होती हैं, यानी आपका एलर्जी को दूर करने वाली होती हैं या एलर्जी को प्रिवेंट करने वाली होती हैं। तो एंटीहिस्टामिन्स का डेवलपमेंट किया था डेनियल वेबे ने, इसके लिए इनको 1957 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब एंटी एलर्जिक कुछ मेडिसिन्स के नाम लो, जैसे आपका सिट्राजिन हो गया, आपका क्लोरफेरामिन हो गया, आपका ब्रोमफेरामिन हो गया, इस प्रकार की जो दवाएँ हैं ये आपका जो है एंटीहिस्टामिन्स होती हैं। तो डेनियल वेबे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ 1957 में एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स के डेवलपमेंट की मेडिसिन्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट बात करें आगे तो स्टीवियो ओकावा एंड आर्थर कॉर्नबर्ग, यानी ओकावा और कॉर्नबर्ग को भी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और इनको जो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, उनका ये फंक्शन ये था कि इन्होंने डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के बारे में, किस तरीके से डीएनए और आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए सिंथेसिस मीन्स आपका डीएनए का डुप्लीकेशन एंड रिप्लीकेशन, और आरएनए सिंथेसिस मीन्स आपका ट्रांसक्रिप्शंस। और ये सन था आपका 1959 1959 में इनको डीएनए और आरएनए के संश्लेषण की खोज के बारे में जानकारी बताने के लिए या इनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए, किस तरीके से डीएनए और आरएनए का संश्लेषण होता है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया इन द ईयर ऑफ 1959 1959 में। आगे बात करें तो एच स्मिथ या हैमिल्टन स्मिथ रिपोर्ट्स द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1970 1970 में जो है एच स्मिथ को या हैमिल्टन स्मिथ को पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज के लिए जो है खोज का श्रेय जाता है, यानी एच स्मिथ को फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, एक नए वीडियो के साथ आएंगे, और इसको हम बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे तब उसमें हम बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप जब डीएनए इनसे संबंधित, यानी जब मॉलिक्यूलर हम जब थियरीज बताएंगे, जब आणविक जब सिद्धांतों को बताएंगे, तब उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज 1970 में 1970 में जो हैमिल्टन स्मिथ ने की थी, या हैमिल्टन स्मिथ को सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज का श्रेय दिया जाता है। आगे बात करते हैं। Theodor Denier demonstrated the fundamental differences between viroid and viruses in 1971 1971 में थियोडर डेनियर ने जो है वायरॉयड और वायरसेस की जो मूलभूत जो अंतर होते हैं उसको जो है इन्होंने प्रदर्शित किया था। थियोडर डेनियर डेमोन्स्ट्रेट द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन वायरॉयड एंड वायरसेस। वायर एंड वायरसेस क्या है? तो इसको हम लोग पैथोलॉजी में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने पैथोलॉजी के जो वीडियोस हैं, जो हमने उसकी एक सीरीज़ बनाई है 5-6 वीडियो की, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे जो है चैनल पर देख सकते हैं। तो वायरॉयड क्या है, वायरसेस क्या है, इसको आप वहाँ पर थोड़ा सा आसानी समझ सकते हैं। तो थियोडर डेनियल ने, एक बार फिर से देख लेते हैं, थियोडर डेनियर ने वायरॉयड और वायरसेस के जो फंडामेंटल जो डिफरेंसेस होते हैं, जो उनके मूलभूत अंतर होते हैं, उसके बारे में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, यानी उसको इन्होंने प्रदर्शित किया था, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था इन द ईयर ऑफ 1971 1971 में। आगे बात करें तो सीजर मशीन एंड जॉर्ज कोहलर एंड नील्स कर्जरनी, ये 3 साइंटिस्ट थे आपका, मिल्सन, जॉर्ज कोहलर एंड नील कर्जरनी, डेवलप द टेक्निक फॉर मेकिंग मोनोक्लोनल बॉडीज इन 1975 1975 में इन्होंने मोनोक्लोनल बॉडीज़ के निर्माण के लिए एक नई टेक्निक विकसित की थी, न्यू टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी। अब मोनोक्लोनल बॉडीज़ क्या है? मोनोक्लोनल बॉडीज़ के बारे में हम आपको फिर से कभी बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि मोनोक्लोनल बॉडीज़ जो है आपका एंटीबॉडीज़ की एक प्रकार से डेवलपमेंट के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शंस में इनकी एक टेक्निक होती है, या एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शंस का एक प्रकार से मेथड होता है मोनोक्लोनल बॉडीज़, ठीक है। सीजर मिल्सन, जॉर्ज कोहलर एंड नील्स कर्जरनी ने मोनोक्लोनल बॉडीज़ के डेवलप यानी विकासमेंट के लिए एक न्यू टेक्निक को इन्होंने इवॉल्व किया था इन 1975 1971 में 1975 में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रोजालिन एस येलो एंड RCI गुलेमिन एंड AV शैली, ये 3 साइंटिस्ट थे आपका, रोजालिन एंड आपका गुलेमिन एंड आपका शैली। इन 3 साइंटिस्ट ने रिसीव द नोबेल प्राइज़, इनको नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था फॉर डेवलपिंग द रेडियो इम्यूनो एसे REI, यानी आपका रेडियो इम्यूनो एसे टेक्निक को विकसित करने के लिए, एंड यूजिंग रिया टू एनालाइज पेप्टाइड हार्मोन्स इन ब्रेन इन 1977 1977 में जो प्रोटीन से संबंधित हार्मोन्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए जो है, और इनका एनालिसिस आपका ब्रेन्स में
ब्रेन्स में एनालिसिस करने के लिए, पेप्टाइड हार्मोन्स का ब्रेन में एनालिसिस करने के लिए, रिया टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए रोजालिन गुलेमिन एंड सैली को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है इसकी हिस्ट्री के बारे में, सीजर मिल्स्टीन, जॉर्ज जे.एफ. कोहलर एंड नील्स जर्नी रिसीव द नोबेल प्राइज। इसको भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इन्होंने मोनोक्लोनल बॉडीज़ के बारे में अपना जो है ये एक न्यू टेक्निक इवॉल्व की थी। तो सीजर मिल्स्टीन, जॉर्ज जे.एफ. कोहलर एंड नील्स जर्नी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ए मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इन 3 साइंटिस्ट ने आपका सीजर मिल्स्टीन और जॉर्ज जे.एफ. कोहलर एंड नील्स जर्नी इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और इनको नोबेल प्राइज से इसलिए सम्मानित किया गया कि इन्होंने एक नया मेथड, एक नया तरीका विकसित किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मोनोक्लोनल बॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की को एक बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए एक न्यू मेथड या न्यू टेक्निक इन्होंने विकसित की थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये थी इसकी हिस्ट्री के बारे में। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, वो है इसका स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हम स्कोप के बारे में जानते हैं। तो स्कोप मीन्स होता है कि किस किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री का अदर ब्रांचेस से क्या इसका पार्टिसिपेशन है, या इसकी जो है इसका कह सकते हैं कि इसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन किन क्षेत्रों में इसकी संभावनाएँ हो सकती हैं। तो फर्स्ट जो इसका जो स्कोप है वो है आपका एनिमल बायोकेमिस्ट्री। अब एनिमल बायोकेमिस्ट्री मीन्स आपका जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, जंतुओं में उनके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी जो जैविक अणु होते हैं उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके रासायनिक संगठन क्या है। तो एक एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बायोकेमिस्ट्री यानी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या उनके जैविक अणुओं का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करें, जो सेकंड है आपका मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। दोनों में वैसे काफ़ी एक प्रकार से क्लोजनेस देखने को मिलती है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री मीन्स आपका मेडिकल बायोकेमिस्ट्री आपका क्लिनिकल। तो क्लिनिकल को पहले समझ लेते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री मीन्स होता है जैसे आपका इसमें पैथोलॉजिकल यानी आपका जो डिफरेंट टाइप के यानी जो क्लिनिक से संबंधित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट से रिलेटेड होता है, वो आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री आता है। और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री आपका डिफरेंट कह सकते हैं किसी भी लिविंग से, स्पेशली आपका ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ये है आपका ह्यूमन बीइंग्स यानी जो मानव है, मानव के जो लिक्विड्स होते हैं, जो उनके जो द्रव्य होते हैं, द्रवों के जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, उनके रासायनिक संगठन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड हो गया आपका, इसमें यूरिन हो गया और डिफरेंट टाइप्स के हो गए, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम इनके डिफरेंट टाइप के टेस्ट की बात करते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के जो है हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, टेस्ट क्या बोलेंगे, जो विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट किए जाते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। अब बात करें प्लांट बायोकेमिस्ट्री की, तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री आपका यानी एक प्लांट में जो उसके जो केमिकल सोर्स होते हैं, उसके जो डिफरेंट टाइप के जो बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं प्लांट में, उसे हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसमें आपका डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल फिनोमेना आ जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो जैविक जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और उन डिफरेंट टाइप्स की बायोलॉजिकल फिनोमेना में उसमें केमिकल क्या रोल है, उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है, उसे हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, अब एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं एनवायरमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो एनवायरमेंट में कौन कौन से केमिकल्स पहले से अवेलेबल हैं और कौन कौन से न्यू केमिकल्स जो है पॉल्यूशन के कारण या मानव की इंटरफेरेंस के कारण जो है मानव के इंटरफेयर के कारण जो है न्यू केमिकल्स आ गए हैं। तो इसका अध्ययन करते हैं एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री में। एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री मीन्स जो पहले से अवेलेबल जो केमिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसके बाद जो मानव की इंटरफेरेंस के कारण जो है मानव के इंटरफेयर के कारण जो न्यू केमिकल्स आ गए हैं, जो पॉल्यूटेंट्स के रूप में आ गए हैं, तो उन सब का अध्ययन हम एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, अब न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनमें जो है विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल क्या जो है उनका बायोकेमिकल क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका जो जैव रासायनिक क्या संगठन होता है।
तो न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों की बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, उनके जैव रासायनिक संगठनों की बात करते हैं। अब इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री उसके बाद है। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं एंड सेल के कंपोनेंट होते हैं। तो सेल एंड सेल के कंपोनेंट्स के मतलब स्पेशली इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री आपका बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच हो सकती है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी सेल कोशिकाओं के द्वारा या कह सकते हैं उनकी कोशिकाओं के पार्ट्स के द्वारा जैसे इंडस्ट्री या उद्योग में इनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारी जो है एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है, बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं इंडस्ट्री में, जैसे आपका एंजाइम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको जो है आपका सेल के द्वारा या सेल के एक्सट्रैक्ट के द्वारा या कह सकते हैं सेल ऑर्गेन सेल्स के द्वारा, कोशिकांगों के द्वारा, कोशिकांगों के द्वारा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बायोकेमिस्ट्री जो इंडस्ट्री में एक बहुत कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं और उसको इंडस्ट्री को एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री टर्म इसमें जुड़ा है क्योंकि इसमें हम उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का अध्ययन करेंगे और बायो टर्म तो समझ रहे हैं, बायो मीन्स आपका चूँकि वो लिविंग बीइंग्स है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो सेल है या सेल के जो पार्ट हैं, ये कह सकते हैं कि सेल ऑर्गन सेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उन सबको हम इंडस्ट्री में किस तरीके से रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के जो बेनिफिशियल कह सकते हैं कि आवश्यक पदार्थों का जो प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, उसे हम औद्योगिक जैव रसायन के अंदर पढ़ते हैं। लास्ट बचा है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एक्सेट्रास। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में विभिन्न प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे आपका इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसमें आपका फैट्स हो गया, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंजाइम्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें हार्मोन्स हो गया, ये सब आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। और जेनेटिक्स मीन्स अनुवांशिकी का क्या इसमें रोल है? तो जेनेटिक्स में स्पेशली आपका अब जेनेटिक्स जो है आपका इसमें मेनली आपका डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स का अध्ययन करेंगे। स्पेशली आपका डीएनए इसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आरएनए और प्रोटीन्स को भी पढ़ सकते हैं। तो जेनेटिक्स में यानी जो हेरिडिटी में जो रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल्स होते हैं, जो रसायन होते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे इस स्लाइड को देख सकते हैं, इस स्लाइड में हमने इसके डिफरेंट जो है ब्रांचेस के बारे में बताया है या डिफरेंट इसके स्कोप्स के बारे में बताया है। इसमें आप देखेंगे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड सेलुलर फिजियोलॉजी एंड मॉलिकुलर फार्माकोलॉजी एंड आपका इसमें न्यूरोबायोलॉजी। इस टाइप से इसकी कई सारी ब्रांचेस का इसमें मेंशन किया गया है। लास्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। इस लास्ट स्लाइड को अगर देखें आप, तो इसमें लिखा है डिफरेंसेस बिटवीन सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते स्कोप क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम बात करते हैं स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप मीन्स द अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी टू डू और डील विथ समथिंग, यानी किसी के साथ जब किसी प्रकार की कोई संभावना हो, कोई अवसर प्राप्त हो, ठीक है। जब किसी भी फील्ड में जब किसी प्रकार की कोई संभावना, कोई अवसर प्राप्त हो, तो उसे हम स्कोप कहते हैं, ठीक है। तो वो स्कोप कहलाता है। जब किसी भी फील्ड में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं स्कोप बोलते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मीन्स उसकी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ अटेंशन, ठीक है। उस ब्रांच ये कह सकते हैं उस फील्ड में, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस इंडिविजुअल ब्रांच में, फील्ड में या फिर उस थिंग्स में, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी जो होती है उसे हम सिग्निफिकेंस कहते हैं, ठीक है। या जो उसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो इसका सिग्निफिकेंस कहलाता है, ठीक है। वो है इसका सिग्निफिकेंस। स्कोप मीन्स आपका, इसको फिर से एक बार सुनिए, स्कोप मीन्स आपका अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो उसमें संभावनाएं होती हैं या जो उसमें संभावनाएं हों, ठीक है, या उसमें एक प्रकार से जो अवसर प्राप्त होते हैं किसी भी फील्ड में, उसे हम स्कोप कहते हैं। और सिग्निफिकेंस मीन्स क्वालिटी, उस फील्ड में या उस ब्रांच की में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसे हम सिग्निफिकेंस कहते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस एंड स्कोप।
तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को हम जल्दी लेकर आएंगे, और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी बायोकेमिस्ट्री की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेसिस है ये बायोकेमिस्ट्री का जो है। बायोकेमिस्ट्री को अगर पढ़ना चाहते हैं तो सेल को पढ़ ले तो बेहतर ही है, क्योंकि सेल के अंदर हम उसमें हमें जो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक संगठन है सेल में, एक इसकी शॉर्ट समरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सेल के अंदर ही हम सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें समझ लेंगे उसमें। ठीक है, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे तो डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से उसके ऑर्गन सेल्स, कोशिकांग हैं, कोशिकांगों के साथ साथ किस कोशिकांग में किन किन पदार्थों की क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या उनकी उपलब्धता है। जब इसको हम समझेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है एक प्रकार से रिव्यू हमको मिल जाएगा कि कौन कौन से हम कॉन्स्टिट्यूएंट हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको, अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें, और जिस भी टॉपिक्स पर, जिस भी विषय पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।